हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और इस टॉपिक को भी उसी तरह से मैंने आप लोगों के लिए खास तैयार किया है, जो कि एग्जाम से रिलेवेंट है, बिल्कुल जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपकी ये 100% एग्जाम में मदद करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और पास ही में बेल आइकॉन बनकर आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम वर्क, पावर और एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य की। तो देखिए, फिजिक्स में अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करूं, फिजिकल वर्क कब माना जाता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग? जब किसी वस्तु पे आप फोर्स लगा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हैं, और आपके फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है, प्लेस को छोड़ देता है, तभी हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। अन्यथा लेट सपोज आप ये कर लीजिए कि लेट सपोज यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, ये बॉडी बिल्डर है बहुत बड़ा, और ये बॉडी बिल्डर क्या कर रहा है, इस तरह से ऐसे एक बहुत बड़ा डंबल है और उसको ये अपने दोनों हाथों से ऐसे उठा के रखा हुआ है। अब अगर ये दिन भर इसको दोनों हाथों से उठा के रखा हुआ है और ये दिन भर भी उठा के रखेगा, तो ये थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, थक जाएगा। ये थक जाएगा, इसके अकॉर्डिंग तो क्या हुआ है, काम हुआ है। लेकिन अगर इसने ऐसे उठा के रखा है, इसको बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं किया है, तो मैं क्या बोलूँगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क, फिजिकल डेफिनेशन, जो फिजिक्स की डेफिनेशन है, वो वर्क नहीं हुआ है। क्लियर है, समझ आई बात? तो वर्क होने के लिए क्या होना चाहिए, बल होना चाहिए, फोर्स का लगना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट पे, और फोर्स लगने पे वो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से डिस्प्लेस भी होना चाहिए। एक एग्जांपल और लेता हूँ, ड्राइंग मेरी बड़ी गंदी है, बहुत गंदी सी ड्राइंग बनी है। एक एग्जांपल और लेता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे एक दीवार है, इस दीवार को ये पर्सन है, और ये पर्सन क्या कर रहा है, इस दीवार को ऐसे करके धकेल रहा है दोनों हाथों से। तो क्या है, दीवार खसकेगी वहां से, अपने प्लेस से डिस्प्लेस होगी? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं सरकने वाली। एक्चुअल में ये बंदा तो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली इसको पुश कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन ये खसक नहीं रही है। मतलब यहाँ पे बल तो लगा रहा है, फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो मैं बोलूंगा इस कंडीशन में भी कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो वर्क की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वर्क की क्या डेफिनेशन होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स में लगा रहा हूं, तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने पर, किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर, यदि वो वस्तु अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाती है, मतलब कि वह वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है, उसका विस्थापन होता है, तब हम बोलते हैं कि कार्य हुआ है। और जो वर्क होता है वो वस्तु पर लगाए गए फोर्स और वस्तु के डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो जो वर्क होगा वो क्या होगा, वस्तु पर लगाए गए बल और उसके डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये इसकी डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, फिजिक्स के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं, कार्य जो होता है वो एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है कि जो कार्य होता है वो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसे दिशा और परिमाण में से सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो कार्य एक क्या हुई, अदिश राशि। अदिश और सदिश में बता चुका हूं। सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, वह सदिश राशि। जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण, दिशा दोनों चाहिए, सदिश राशि। और जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट होता है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, वह अदिश राशि। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कार्य की यूनिट अगर देखें, यूनिट ऑफ वर्क, तो कार्य ऊर्जा जो होता है वो एक ही रूप है, मतलब कार्य जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप है, ऊर्जा जो है वो कार्य का ही एक रूप है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल होगी। ठीक है, तो कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल। ऐसे ही उष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है, तो मैंने क्या देखा था, उष्मा की भी यूनिट क्या थी, ऐसा ही यूनिट जूल थी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ये आपको ध्यान रखना है। एक जूल का मतलब होता है 1 न्यूटन मीटर। तो एक जूल का मतलब होता है 1 न्यूटन मीटर, क्योंकि बल की यूनिट न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो न्यूटन मीटर 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर बनेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। ठीक है, तो अर्ग भी ऊर्जा को मापने की, ये कार्य को मापने की एक इकाई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1 जूल, सीधे फैक्ट ध्यान रखना है,
पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1 जूल किसके बराबर होता है, तो 1 जूल 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। कार्य का विमीय सूत्र अगर देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क देखें, तो वो ml2t-2 होता है। ml2t की पावर -2 कार्य का विमीय सूत्र होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जहां इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दिया वो तो आपको याद रखना ही है। अब बात कर लेते हैं एनर्जी की, थोड़ी कार्य की बात हुई खत्म, अब हम बात करते हैं एनर्जी यानी कि ऊर्जा की। तो ऊर्जा की अगर बात करें तो किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बन सकता है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। मतलब किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखी हुई है डेफिनेशन। अब अगर बात करें थोड़ी और आगे ऊर्जा की, तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ऊर्जा के कई रूप होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, परमाणु की ऊर्जा हो सकती है, ऐसे ही पवन ऊर्जा हो सकती है ना, एयर की जो एनर्जी होती है। इसके बाद में हाइडल एनर्जी हो सकती है, पानी से जो हम डेवलप करते हैं। थर्मल एनर्जी हो सकती है, जो आग या हीट के थ्रू डेवलप होती है ना। तो ऐसे कई रूप हो सकते हैं। टाइडल एनर्जी हो सकती है, जियोथर्मल एनर्जी हो सकती है। तो कई रूप है ऊर्जा के, लेकिन जो मेन हमको पढ़ना है वो एनर्जी के 2 फॉर्म पढ़ना है। पहला होता है मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है हमको, मेनली क्या पढ़ना है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा के मेनली 2 टाइप होते हैं, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। तो अगर मैकेनिकल और पोटेंशियल, मैकेनिकल एनर्जी के 2 फॉर्म कौन कौन से हुए, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv², जहां पे m जो है वस्तु का द्रव्यमान है, मास है, और v किसी वस्तु का वेग है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका वेग है। पहले हम गतिज ऊर्जा की बात तो कर ले कि गतिज ऊर्जा होती क्या है। तो किसी भी वस्तु के अंदर उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, the energy possessed by virtue of the motion of any object is called its kinetic energy। आई बात समझ में? ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का एक सेकंड फॉर्मूला देखिए, सब याद रखना, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एक और रूप फॉर्मूला होता है p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है p²/2m। अब आप बोलेंगे सर ये p क्या है, तो p का मतलब होता है संवेग, संवेग का मतलब होता है मोमेंटम। ये मैंने आपको फिजिक्स में ऑलरेडी क्लास में पढ़ा दिया है कि p जो होता है वो संवेग होता है, यानी कि मोमेंटम होता है। अब आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं कि मोमेंटम क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ कि जो मोमेंटम संवेग होता है उसे p से बताते हैं। और किसी भी गतिमान वस्तु के मास यानी कि द्रव्यमान और उसके वेग यानी कि वेलोसिटी, तो किसी भी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान यानी मास और वेलोसिटी यानी कि वेग का अगर गुणा कर दिया जाए, का गुणनफल को ही हम संयोग कहते, संवेग कहते हैं। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन मास और वेलोसिटी का क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है, संवेग कहलाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का p²/2m हुआ। और अगर फॉर्मूला देखें तो यहाँ से p की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 2mke और फिर इधर रूट लग जाएगा, तो 2mk होता है। 2 तो 2 कांस्टेंट है, m ऑब्जेक्ट का क्या है, मास है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है, और k गतिज ऊर्जा। और यूनिट जो होती है, कोई भी ऊर्जा देख लो आप, सबकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी, है ना। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण अगर वस्तु में कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक पानी की बाल्टी है जो यहाँ पे रखी हुई है, और एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। इस बाल्टी को उठा के मैं इस बिल्डिंग के ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। और इस पानी की बाल्टी में से अगर एक पाइप निकालूँ और यहाँ से देखो इस पानी को लेने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे पानी आएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस बाल्टी में से पानी का एक पाइप निकाल के यहाँ से पाइप लिया, पाइप में से पानी को निकाला, तो आप देखेंगे यहाँ से जो पानी आ रहा है इसका जो प्रेशर है वो कम मिलेगा, और इस पानी का जो वेग है, गति है, वो ज़्यादा, यानी कि प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। समझ आई? तो ज़्यादा गति से ये जो पानी है ऊपर वाला, ये ज़्यादा गति से बहेगा और ये कम गति से। तो ये गति आई कहाँ से, ये ऊर्जा आई कहाँ से? ये ऊर्जा आई इस पानी की बाल्टी की स्थिति के कारण। जब ये नीचे थी तो ऊर्जा कम थी, ऊपर चले गई तो ऊर्जा बढ़ गई। तो जब भी किसी वस्तु में ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है तो इसे हम स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखें तो ये होता है, P से बताते हैं इसे, और इसका फॉर्मूला होता है mgh। m का मतलब होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान,
जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण और एच का मतलब होता है कितनी ऊंचाई पे आपने वस्तु को विस्थापित किया है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, जरा ध्यान से देखिए। तो किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोलूं तो अगर किसी वस्तु पे, किसी ऑब्जेक्ट पे आपने वर्क किया है, कुछ भी आपने वर्क कर दिया, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आएगा वो वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। आई बात समझ में? किसी वस्तु पे किया गया काम उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मान लीजिए एक वस्तु है, इस पे आपने काम किया, यानी कि एक बल लगा दिया, ठीक है, तो ये उठ के यहाँ चले गई, तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक गई तो इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई, तो जो भी आपने काम किया है इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है। अब पावर की बात कर लेते हैं। पावर यानी कि शक्ति। शक्ति क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो हमने देखा कार्य करने की जो क्षमता, कैपेसिटी होती है, उसको ऊर्जा कहते हैं, लेकिन कार्य करने की जो दर होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्योंकि कि कौन वस्तु कितना ज्यादा कार्य कर सकती है, ठीक है, उसे पावर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, कार्य करने की जो दर होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसे शक्ति कहा जाता है, पावर कहा जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 बोरी रखी हुई है ना, ये 10 बोरियां हैं बड़ी बड़ी, और ये 6 ही बनाई मैंने, लेकिन है 10 मान लीजिए, और यहाँ पे 2 पर्सन है, ए और बी। मैंने ए को कहा कि ये बोरी उठा के यहाँ पे रख दो, यहाँ पे, ठीक है, तो ए ने क्या किया, इसमें से 3 बोरी रख दी। 1 मिनट में ए क्या करता है, 3 बोरियों को ट्रांसफर कर देता है। बी को मैंने बोला कि ये बोरियां उठा के रखो, तो बी क्या करता है, 1 मिनट के अंदर 5 बोरियां रख देता है, 5 बोरियां ट्रांसफर कर देता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो बी बंदा है उसने कार्य ज्यादा किया है, मतलब कि ये शक्ति ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है, और ए में पावर कम है। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, समय के सापेक्ष, टाइम के रिस्पेक्ट में कौन कितना ज्यादा काम कर सकता है, उसे उसकी पावर बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो पावर जो होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, और पावर की जो यूनिट होती है वो वॉट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर की भी यूनिट वॉट, और इसकी भी, कोई भी पावर हो उसकी यूनिट क्या होगी, वॉट होगी। अगर पावर देखें तो ये जूल और टाइम यानी सेकंड, तो 1 वॉट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं यहाँ पे कि 1 वॉट किसके बराबर होता है, तो 1 वॉट 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे अगर बात करें तो 1 वॉट मैंने बता दिया 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। 1 सेकंड के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1 सेकंड में यदि 1 जूल काम किया जाए, 1 सेकंड में कितना काम हो रहा है, 1 जूल काम हो रहा है, तो मैं बोलूंगा पावर जो शक्ति है वो 1 वॉट है। ठीक है, आगे देखते हैं। पावर का एक फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि पावर का एक फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है। अगर बल में वेलोसिटी यानी कि वेग का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो शक्ति मिलती है, शक्ति बराबर बल गुणित वेग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, शक्ति का विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर की बात करें तो वो ml/t की पावर -3 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं किलो वॉट आवर की। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, तो वो होती है किलो वॉट आवर। क्या होती है, किलो वॉट आवर। देखिए kWh जिसे कहा जाता है। अब ये कमर्शियल यानी कि व्यावसायिक यूनिट क्या है, तो इसका प्रयोग करके ऊर्जा को आपको बेचा जाता है। जैसे विद्युत ऊर्जा, कि आपके घरों के बाहर ऐसा बिजली का मीटर आपने देखा होगा, इस मीटर को किलो वॉट आवर मीटर कहते हैं। देखिए kWh यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से आप देखेंगे तो दिखेगा। इसका मतलब होता है 1 किलो वॉट आवर का मतलब होता है 1 घंटे में आपने आपके घर के अंदर कितने किलो वॉट ऊर्जा कंज्यूम की है। 1 घंटे में आपने कितने किलो वॉट ऊर्जा कंज्यूम की है, उसे ही किलो वॉट आवर कहा जाता है। और आम भाषा में मीटर जब लगा के जाता है बंदा और रीडिंग लेने आता है तो उसे यूनिट कहा जाता है। अगर 1 किलो वॉट आवर है मतलब 1 यूनिट आपका बन गया, समझ आई। 2 किलो वॉट आवर है मतलब 2 यूनिट आपका बन गया। क्लियर है। अगर मैं इसको वर्क में कन्वर्ट करूं तो 1 किलो वॉट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, जूल पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। तो ये देखिए लिखा हुआ है
कि 1 किलोवाट आवर जो होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की बात करते हैं, मास एनर्जी रिलेशन की बात करते हैं, है ना। द्रव्यमान है ये, तो मास एनर्जी रिलेशन की अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं मास एनर्जी रिलेशन, तो इसे आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहा जाता है। E इक्वल टू क्या होता है, mc²। ठीक है, तो E इक्वल टू mc² में यहाँ पे जो E है वो ऊर्जा है, एनर्जी को बता रहा है। M का मतलब होता है द्रव्यमान और C का मतलब है प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। और ये कितनी होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 गुणित 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। वायु का बुलबुला, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं, जहां जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और बनने की संभावना है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। वायु का बुलबुला अगर जल में ऊपर की तरफ उठता है तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कम हो जाती है, घट जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो एक संरक्षी बल है। इसके बाद में किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग में अगर डबल कर दिया जाए, मतलब कोई वस्तु है उसका मास और वेलोसिटी डबल कर दी जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 8 गुना हो जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यदि दो वस्तु का संवेग यानी कि मोमेंटम बराबर है तो हल्की वस्तु की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये आपको ध्यान रखना है, गतिज ऊर्जा हल्की वस्तु की ज्यादा होगी। कब, जब दो वस्तुओं का संवेग बराबर है। आगे देख लेते हैं। चलिए, तो यहीं पे ये सारा फैक्ट हमारा खत्म होते हैं और ये वीडियो भी हमारा खत्म होता है, कार्य ऊर्जा शक्ति वाला। तो ये वाले चैप्टर में मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, छोटा ही था, सब कुछ कवर करने की कोशिश आपके लिए की है। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं जो भी क्लासेस चल रही है। उसके बाद में अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करके हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं और मुझे प्रेरित कर सकते हैं आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम रेगुलर पोस्ट अपलोड करते हैं एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन से, तो आप लोग जुड़कर इसका भी फायदा उठा सकते हैं। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।